नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे आतंक की बेनूर विदाई। माफिया अतीक अहमद के बेटे असद को शनिवार को सुपुर्द खाक किया जाएगा। झांसी से असद का शव देर रात प्रयागराज लाया जाएगा। उधर असद के साथी गुलाम का शव उसके परिजनों ने लेने से इनकार कर दिया है। अतीक का पूरा परिवार जेल में है या फरार है। जिस अतीक का पूरे उत्तर प्रदेश में आतंक था, जिसके नाम से पुलिस से लेकर न्यायाधीश तक सब थर थर कांपते थे, वो अपने बेटे के जनाजे को कंधा देने के लिए तरस रहा है। जिसके एक इशारे पर पुलिस ऐशो आराम का सारा बंदोबस्त हो जाता था। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। वो 5 किलोमीटर दूर अपने पुत्र के अंतिम संस्कार में जाने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। अतीक के बेटे, पत्नी, बहन, बहनोई में से कोई भी उसके बेटे असद की अंतिम क्रिया में आने की स्थिति में नहीं है। हालांकि अपडेट ये आ रहा है कि बहनोई पहुंचे हैं। क्या ये उत्तर प्रदेश में माफिया के अंत की शुरुआत है और अतीक के साम्राज्य के इस अंत का सबब क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले इस विषय पर राजनीतिक दलों ने क्या प्रतिक्रिया दी है, सुन लीजिए। गुलाम और असद, जिस तरह के इन दोनों अपराधियों ने उमेश पाल हत्या कांड को अंजाम दिया था और जिस तरह से उमेश पाल और दो सुरक्षा कर्मियों की हत्या इन लोगों ने दिन दहाड़े किया था, समाज में दहशत फैलाने, आतंक फैलाने का काम किया था, उसका आज नतीजा है कि गुलाम की मां भी उसके शव लेने से इनकार कर रही, क्योंकि आम आवाम कानून पसंद होती है, कानून का राज चाहती है और अपराधियों के प्रति नफरत करती है। देखिए, पहली बात तो एनकाउंटर किसी भी रूप में न्यायोचित नहीं है। फिर भी मारे गए दोनों ही लड़के, गुलाम हो या असद, वो अपराधी थे। तो उनके परिवार द्वारा उनकी मिट्टी ना लेने का जो निर्णय है, निश्चित रूप से वो स्वागत योग्य है। अगर गुलाम की माँ ये कह रही हैं, बहुत बुज़ुर्ग हैं और उनका घर भी तबाह कर दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, तो उनके द्वारा जो ये संदेश दिया जा रहा है कि बुरे काम का बुरा नतीजा, ये बिल्कुल ठीक बात वो कह रही हैं। ये एक बड़ी नज़ीर है कि जहाँ परिवार ये देख रहे हैं, परिवार ये एक मिसाल कायम कर रहे हैं कि जो व्यक्ति गलत है हम उसके साथ नहीं हैं, ताकि समाज में गलत जो तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, उनको एक संदेश जाए कि आप अपने जीवन में तो गलत कर रहे हैं, लेकिन आपके मरने के बाद उससे भी ज़्यादा गलत आपके साथ होने वाला है, जहां आपको कफन दफन भी नसीब नहीं होगा। ये मानते हैं कि अगर गलत करते हैं तो कफन दफन तक नसीब नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी राजनीति होती है और एनकाउंटर में जाति देखी जाती है। और देखता कौन है? विरोधी पार्टियां। पूरे आंकड़े लेकर बैठी हूं, लेकिन फिलहाल हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनके पास जा रही हूं, परिचय करा देती हूं। प्रभात त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप इस चर्चा की शुरुआत करेंगे, बाकी मेहमान जैसे जुड़ेंगे वैसे उनका परिचय कराऊंगी। प्रभात त्रिपाठी जी, अतीक अहमद जेल में, असद और गुलाम मिट्टी में मिल गए हैं। आज उत्तर प्रदेश में स्थिति ये है कि अपने बेटे का शव लेने के लिए वो माफिया नहीं जा पा रहा है, जिससे पूरा उत्तर प्रदेश, प्रयागराज थर थर कांपता था। जिसके एक कहने पर ऐशो आराम के सारे इंतजाम हो जाते थे। अब लेकिन स्थिति ये है कि वो गिड़गिड़ा रहा है। एक संदेश तो गया है उत्तर प्रदेश में उन तमाम माफियाओं के सामने या उन तमाम आपराधिक तत्वों के सामने जो ये सोचते थे कि शायद उनकी हस्ती या उनके सोर्सेस उनकी कहीं किसी बड़ी जगहों पर उठना बैठना उन्हें बचा लेगा। अब शायद वो मुमकिन नहीं है। लेकिन इसके इतर हम देखें तो इस पूरी कार्रवाई पर हो रहे सवालात, क्या कहेंगे आप? देखिए पारुल जी, जिस बच्चे को पढ़ाई करके विदेश से एक अच्छा इंसान बनना था, उसको एक बाप ने एक दुर्दांत अपराधी ही बना दिया, जिसको खुद अतीक ने स्वीकार किया। और आज अगर वो मिट्टी में मिल गया है तो इसकी जो पूरी जिम्मेदारी है वो उसके पिता की ही है, क्योंकि वो अपने साम्राज्य को कायम रखना चाहता था, उसने कबूल भी किया है। और इनकाउंटर में जो आज सवाल उठा रहे हैं लोग, ये भूल जाते हैं कि जो अपराधी है जिसने उमेश पाल की हत्या की थी, दिन दहाड़े और बमबाजी की थी और प्रयागराज में आतंक का पर्याय बन गया था, पूरे देश ने और देश से बाहर भी लोगों ने देखा, तो 2 पुलिस वाले भी मारे गए। अब जिस तरीके से एसटीएफ ने ये मुठभेड़ की, मुठभेड़ पे सवाल उठाना, ये कहीं भी
न्यायोचित नहीं है। मुठभेड़ ऐसे कंडीशन में होती है जब कोई ना कोई अपराधी जब भागता है, गोली चलाता है, तो ऐसी कंडीशन में मुठभेड़ होती है। और मुठभेड़ हुई, उसमें असद मारा गया। अब उसके कफन को या उसकी बॉडी को लेने के लिए कोई परिवार नहीं पहुंचा, या अतीक और उसकी माँ शाइस्ता उसके जनाजे में नहीं शामिल हो पाएंगे, तो ये बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, कहावत यही है। तो इस तरीके की जो ये चीजें होती हैं, और निश्चित तौर पे पुलिस के मोराल को डाउन करती है जो लोग ये सवाल उठाते हैं। और किसी भी अपराध, और देखिए सबसे बड़ी चीज 48 दिन का समय था इस अपराधी के पास। अरे भाई, अगर आपको कानून में विश्वास था तो आप सरेंडर कर सकते थे, आपकी जान नहीं जाती, आप कोर्ट में सरेंडर कर देते। 48 दिन आप भागते फिरे, आपने एसटीएफ को पीछे पीछे दौड़ाते घूमे आप, तो कहीं ना कहीं आपको कानून का भय नहीं था। आप अपना इकबाल बनाना चाहते थे, खाकी का इकबाल खत्म करना चाहते थे। और खुद इस बात को अतीक ने स्वीकार किया है कि उसके क्या कनेक्शन है, कौन कौन से लोग उससे मिलते थे। अभी अगर ये सही तरीके से पारुल इसकी पूरी जांच हो जाए, क्योंकि इसमें एक सफेद पोस्ट नेता का भी नाम आ रहा है। जिस फार्म हाउस से असला बरामद किया जाएगा उसमें एक सफेद पोस्ट नेता का भी नाम आ रहा है। तो मेरा ये कहना है कि अगर इस पूरी थ्योरी की जांच सही तरीके से की जाए, और खाकी और राजनेता और इनका नेक्सस अगर तोड़ना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, तो इस बार बड़ा मौका है और इसको पूरी जांच करके इसका नेक्सस तोड़ा जाए। अगर अपराध तंत्र को खत्म करना है, ये नहीं कि आज एक अतीक चला गया या अतीक के बेटे को मार दिया, इससे अपराध तंत्र की दुनिया खत्म हो गई। अभी ये ऐसे कई अतीक हैं इस प्रदेश के अंदर जो कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक दुर्गाई है, और कहीं ना कहीं रंगदारी, वसूली, छिनैती, डकैती इनमें इन्वॉल्व है। तो ऐसे कोई अतीक और ना पैदा हो, असद कोई और ना पैदा हो, उसके लिए एक ठोस उपाय बनाना होगा। और तभी हम समझेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर पे जो हमारी एक प्रतिबद्धता थी, योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था अच्छी है, लेकिन अभी बहुत सुधार की और जरूरत है। तो ऐसे और भी असद पैदा ना हो, क्योंकि हमें रोजगार भी देना है, हमें रोजगार की भी चिंता करनी चाहिए। आखिर ऐसे लोग इस तरीके के अपराध में क्यों आ रहे हैं, ये भी एक समीक्षा की बात है, इसमें भी एक आत्ममंथन होना चाहिए। ठीक है, बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका मैं परिचय करा देती हूँ। वाचस्पति द्विवेदी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। द्विवेदी जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। प्रवक्ता आप कांग्रेस के। इंजीनियर आशीष रावत, नेता बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, स्वागत आपका। आरिफ हबीब खान साहब सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। और आशीष जी, आपके पास आ रही हूँ कि भरोसा हुआ है कार्रवाई से कानून व्यवस्था पर, योगी सरकार पर, लेकिन इसे कायम रखना अपने आप में एक बड़ी चुनौती और उपलब्धि भी होगी। क्या कायम रख पाएंगे आप? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कई सफेद पोश नाम भी इसमें सामने आ सकते हैं, उस समय के भी नाम आ सकते हैं जब सरकार किसी और की थी और आपकी सरकार में बैठे हुए लोग भी कहीं उनसे मिले तो नहीं थे। इसको भी ढूंढ कर निकालना होगा, यानी कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए, तब ये भरोसा कायम रह पाएगा। हमारी सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जो भी सरकार ने जितना भी अभी तक जितनी कार्यवाही करी, जो एनकाउंटर हुआ है, जो मुठभेड़ के तहत असद जी का हुआ है, जितने भी सफेद पोश हो या कोई भी हो, उनको सरकार कहीं भी किसी भी पक्ष में निष्पक्ष जांच करा के कहीं भी किसी भी स्थिति में छोड़ने वाली नहीं है। जितनी भी परत दर परत खुलती जाएंगी, उस पर निष्पक्ष कार्रवाई होती जाएगी। और ये सबूत आपने खुद ही देख लिया है। इस एनकाउंटर पर उठ रहे सवालों के बारे में क्या कहेंगे आशीष जी? मैम, एनकाउंटर पे तो विरोधी पार्टियों का कहना, जो भी लांछन लगाना एक अलग चीज है, बट इसको अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से ना देखा जाए तो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने जो हमारे खाकी पे लगा, इसके पहले जो भी चीजें हुई हैं, उन चीजों को दरकिनार करते हुए असद जी को अब तक आत्मसमर्पण नहीं किया था। उसके बाद उनके तथाकथित उनके पिताजी अतीक ने जो भी चीजें उन्होंने खुद स्वीकार किया है, गुलाम की मां ने ये भी स्वीकार कर लिया है कि हाँ, हमारा बेटा गलत था। जो गलत है वो गलत है, तो गलत होने के पश्चात उनको भाग रहे थे। फिर इनका उमेश पाल जी की हत्या, फिर उसका षड्यंत्र करने के बाद जो भी चीजें हुई, फिर इसका जो हुआ वो चीज तर्क संगत भी है, और उनको अब तक आत्मसमर्पण नहीं किया था, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ गया। ठीक, आरिफ साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? आरिफ साहब, आवाज मिल रही है आपको मेरी? प्रेम में नहीं आ पा रहा हूँ।
आरिफ हबीब साहब, आवाज मिल रही है आपको मेरी? तो आवाज का रिप्लाई कीजिए सर। आपकी आवाज मिल रही है, मेरी मिल रही है आपको? हाँ जी आरिफ हबीब जी, इस एनकाउंटर पर सवाल एक तरफ, लेकिन एक जो आज खबर सामने आई जिसमें एक तरफ असद को लेकर अतीक का गिड़गिड़ाना कि उनका शव वो चाहते थे कि वो उसमें शामिल हों, अंतिम क्रिया में शामिल हों, और उसके इतर उनके परिवार का गायब हो जाना। बहनोई के बारे में खबर मिल रही है कि शायद वो आए हैं, लेकिन उसके बाद दूसरा ये कि गुलाम की माता जी का ये कहना कि गलत तो गलत है, हम नहीं जाएंगे शव लेने। क्या कहिएगा? आरिफ जी। हेलो जी आरिफ जी, आप सुन पाए मैंने क्या कहा सर? नहीं, आपकी मैम आवाज बहुत स्लो आ रही है और मैं क्या ज्वाइन नहीं क्या हो पा रहा हूँ। प्रतिक्रिया देंगे आप सर? आरिफ हबीब जी, क्या प्रतिक्रिया देंगे? इतना इम्पोर्टेंट मैटर है सर, मैं प्लीज। ज्वाइन नहीं हो पा रहा हूँ, मुझे ज्वाइन तो कीजिए, मैं ज्वाइन नहीं हो पा रहा हूँ। आप हमें दिख रहे हैं सर, आप हमें सुनाई दे रहे हैं, आप अपनी बात रखिए। लेकिन मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ ना, और आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है मुझे। लौटूंगी आपके पास। वाचस्पति द्विवेदी जी, कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस पर? ये कार्रवाई जो हुई है इसको लेकर जो जाति वाला मैटर उठाया जा रहा है, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? म्यूट कीजिएगा सर अपना डिवाइस, अनम्यूट कीजिएगा। द्विवेदी जी अनम्यूट कीजिएगा आपका डिवाइस सर। जी कहिए। अनम्यूट कीजिए सर आपका डिवाइस, अनम्यूट कीजिए। मैं लौट रही हूँ, प्रभात त्रिपाठी जी के पास जा रही हूँ। अनम्यूट कीजिए सर आपका डिवाइस। प्रभात जी, सवाल यही है कि जो आंकड़े आए हैं उसमें ये पता चलता है कि 2017 से लेकर अभी तक की जो योगी सरकार है उसमें 183 एनकाउंटर हुए हैं, और उनमें 2023 देख लीजिए, 22 देख लीजिए, 26 देख लीजिए, अपने आप में अगर संख्या 14 है तो 5 मुस्लिम एनकाउंटर हुए, 9 हिंदू एनकाउंटर हुए। अगर 22 में संख्या 14 है तो 1 मुस्लिम एनकाउंटर हुआ, 13 हिंदू एनकाउंटर हुए। ऐसे ही संख्या डिवाइडेड है सर। इसे आप इस तरह से नहीं कह सकते कि सिर्फ एक ही जाति के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में इस तरह का जो जाति से जुड़कर सवाल अखिलेश यादव जी उठा रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? क्या ये कानून पर उनका भरोसा जो लोगों का है उसको लेकर कहीं सवाल नहीं उठ रहा? देखिए पारुल जी, अपराधियों को इन्हीं ने पाला पोसा है। अब ये सवाल उठा रहे हैं 183 इनकाउंटर में जो ये हिंदू मुसलमान करते हैं, इसमें लगभग 35% जो है मुसलमानों की संख्या और 65% और हिंदुओं की संख्या है, बिल्कुल, और जातियों की है। सब लोग हैं तो और जातियों की है। तो ये जो सवाल उठा रहे हैं ये सिर्फ अपनी राजनीतिक मुद्दा इसको बना रहे हैं। देखिए, जब कोई भी प्रदेश का मुखिया की इच्छा शक्ति मजबूत होती है तो पुलिस का भी मोराल बढ़ता है और खाकी का मोराल बढ़ता है। जब राजनीति उसमें प्रभावित होगी और इन लोगों को संरक्षण लगातार मिलता रहा और सरकारें इनको संरक्षण देती नहीं, और ये जिस तरह मुछों पे ताव देके अभी भी उस अतीक का बेटा मारे जाने के बाद अतीक का एक बयान आया है कि किस पुलिस वाले ने मेरे बेटे को मारा, अभी इस गद्दी का हिसाब होगा, मुझे छूट जाने दो, और मुछों पे उसने ताव दिया। तो ये दुर्दांत अपराधी है, इनकी समाज में कोई जगह नहीं है, और जो भी इसकी बचाव और पैरवी करता है और मुसलमान से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। इस देश के जो सच्चे मुसलमान हैं वो कभी आतंकवादी और कभी वो अपराधी नहीं हो सकते हैं, और ना उनका सहयोग कर सकते हैं, ना साथ दे सकते हैं। जो अच्छे मुसलमान हैं वो जानते हैं कि ये लोग अपराधी हैं, ये अपना पूरा नेक्सस चलाते थे, गैंग चलाते थे, इससे उनके पास पैसा आता था, मोटी रकम आती थी, और इन सब पूरे परिवार को इसने अपराधी बना दिया। इसके 2 बेटे जेल में हैं, 2 अभी नाबालिग कोर्ट उसमें जेल में है, और 1 बेटा मारा गया। तो ऐसे लोगों का अंत होना बहुत जरूरी है, और जिस तरीके से वो लगातार जो है अभी भी धमकी दे रहा है पुलिस वालों को, ये एक सोचने की बात है कि जो व्यक्ति का बेटा एक मारा गया हो और जेल के अंदर बंद है, बोरे में बैठाया गया है, बोरे में दोनों लोग बैठे हुए हैं जमीन में, एटीएस पूछताछ कर रही है, एसटीएफ पूछताछ कर रही है, भुवनगंज पुलिस पूछताछ कर रही है। तो ऐसे दुर्दांत अपराधी का खात्मा बहुत जरूरी है और होना चाहिए। त्वरित कार्रवाई का जो तरीका है वो गलत जरूर हो सकता है, लेकिन समाज में आज जिस तरीके से लोग स्वीकार कर रहे हैं कि और अगर आप इसमें लोगों से पूछे राय में तो लोग कहेंगे कि बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि जब उमेश पाल कल केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा था ऐतिहासिक कार्रवाई है, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर सामने से फायरिंग हो रही है तो पुलिस के जवान क्या शहीद हो जाएं।
ये उनका कहना था। नहीं पारुल जी क्या वो भूल रहे क्या? गोली के साथ गोली ही चलेगी ना। वो गोली चलाएगा सामने से तो क्या पुलिस वाले उनको फूल प्रस्तुत करें क्या? गोली का जवाब गोली से ही दिया जाएगा। तो ये जो लोग बचकानी बातें कर रहे हैं, ये बचकानी बातें छोड़ें, इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाएं। अगर अपराधियों का खात्मा समाज से हो रहा है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। ठीक है मैं सर। कई डिबेट में इस बात को कह चुका हूं कि इस तरीके का राजनीतिक मुद्दा इसको नहीं बनाना चाहिए। कोई मुसलमान हिंदू से इसका कोई मतलब नहीं है। आरिफ जी, आवाज मिल रही है अभी आपको मेरी? जी आवाज आ रही है मैम। क्या कहेंगे सर? कल एनकाउंटर हुआ, आज परिवार शव लेने तक नहीं पहुंच पाया। खबर यह है कि बहनोई जा रहे हैं, लेकिन गुलाम के परिवार वालों ने, उनकी माताजी ने कह दिया कि गलत तो गलत है, जो किया वो गलत था और उसका अब अंजाम भी भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने शव लेने तक से मना कर दिया। क्या रिएक्शन आपका, क्या प्रतिक्रिया देंगे इस पर? देखिए, अपराधी चाहे किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके साथ हमारे संविधान में और हमारा कानून जो कहता है उसके साथ हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। अगर अतीक अहमद और उनका परिवार अपराध में लिप्त है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो कानून कहता है उस कानून की तरह से होना चाहिए। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस एनकाउंटर पर भी नहीं, इसके पहले भी कई एनकाउंटर हुए हैं जिस पर नेशनल ह्यूमन राइट्स ने उत्तर प्रदेश की सरकार को नोटिस जारी की। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि क्या कोर्ट बंद कर दी जाए और संविधान को हटा दिया जाए। ये उत्तर प्रदेश की सरकार की कानून प्रणाली के ऊपर सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ह्यूमन राइट्स की टिप्पणियां। आप ठीक है, वो अपराधी है तो उसके अपराध के अनुसार उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन काउंटर अगर आप कर रहे हैं, इनकाउंटर कर रहे हैं, तो इनकाउंटर करने का जो उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस का तरीका है वो निश्चित रूप से विश्वसनीय नहीं है। हम अपने आदरणीय अखिलेश यादव जी के बयान को पूरा समर्थन देते हैं और उनको ही नहीं बल्कि पत्रकारिता जगत में मैंने सुना है वीडियोस पर तमाम बड़े बड़े पत्रकारों को जो कभी देश की मेन स्ट्रीम मीडिया में काम करते थे, आज उन लोगों ने भी उन इनकाउंटर पर सवाल उठाया है। विक्रू कांड में भी ऐसा ही हुआ था दुबे के साथ, और आज अतीक के लड़के के साथ भी ऐसा ही हुआ है। कस्टोडियल डेथ को लेकर के भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है और फेक इनकाउंटर को लेकर के भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। सजा तो मिलनी चाहिए, कानून में सबके लिए सजा नियत तय की गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार और उसकी पुलिस अपने तरीके से सजा देने का काम कर रही है जो विधि सम्मत है। ठीक है सर, अगर ये एनकाउंटर हुआ, आपका कहना है एनकाउंटर फेक हुआ है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अगर कोई सवाल उठाया है तो बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया है। अगर उन्होंने कहा है कि ये फेक है तो निश्चित रूप से मैं उनके बयान का समर्थन। यानी आपकी पार्टी में से किसी की मौजूदगी वहां नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी अखिलेश जी को ये लगता है कि फेक एनकाउंटर है। मजिस्ट्रियल जांच होगी सर, उसके बाद मैं सवाल ये नहीं कर रहा हूँ पारुल जी, मेरा सवाल ये नहीं है। हाँ। मेरा सवाल ये है कि केवल अखिलेश यादव जी ने ही इनकाउंटर पर सवाल नहीं उठाया। मैंने कहा कि मैंने तमाम वीडियो सुने हैं, तमाम न्यूज देखी है बड़े बड़े पत्रकारों की जो हमारे चौथे खंबे के मजबूत पिलर हैं, उन लोगों ने भी इससे सवाल। मैं तमाम उन पत्रकारिता जगत में बैठे हुए लोगों की तहे दिल से इज्जत करती हूं, लेकिन जो वहां मौजूद नहीं था वो 100% गारंटी के साथ आपको उसकी सहमति नहीं दे सकता। कोई वहां अगर मौजूद नहीं है, उसने अपनी आंखों से सब कुछ नहीं देखा है, तो वो सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। वो सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करता है, वो सवाल उठा रहा है, वो सिर्फ बात कर सकता है। लेकिन आप भी, अगर आपकी पार्टी को भी दूसरे लोगों को सुनकर, दूसरे वीडियोस देखकर ये तय करना पड़ रहा है कि फेक क्या है और रियल क्या है, तो फिर सर समझ से परे है बात। मैं भी और आप भी इसी समाज का हिस्सा है और इसी प्रदेश में हम सब भी रहते हैं, और हम सारे लोग जो कहते हैं कि जीवंत लोग हैं, जागरूक लोग हैं, और देख करके ही अंदाजा लग जाता है। ऐसा नहीं है कि जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं तो वो कहीं से गलत सवाल उठा रहे हैं। उनकी बात का जवाब उत्तर प्रदेश सरकार को देना चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस को। ठीक है, लेकिन आज इसी समाज में आप रहते हैं और इसी समाज में उत्तर प्रदेश में जो हुआ कि गुलाम की माताजी ने इनकार कर दिया कि वो शव नहीं लेंगी,
क्योंकि उन्होंने उस गलती को महसूस किया कि उनके बेटे ने क्या गलती की। इस पर क्या कहेंगे आप? ये तो यही तो मैं भी कहना चाहता हूँ कि गुलाब की जो माता है श्रीमती सुष्मिता जी, उनसे सबक लेना चाहिए लोगों को, जो आज सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, कि एक आम महिला जिसका बेटा अपराधी हो गया, उसने इतनी बड़ी बात कह दिया कि अगर मेरा बेटा गलत है तो मैं नहीं लूंगी। तो ऐसे लोगों को भी सबक लेना चाहिए जो लोग गलत कर रहे हैं। आप ये बताइए, हेमंत यादव के खिलाफ कार्रवाई हुई? हेमंत यादव के हत्यारों के खिलाफ बुलडोजर चला? उनके हत्यारों का इनकाउंटर हुआ? जौनपुर में सुजानगंज में कमाल हुसैन के हत्यारों के खिलाफ बुलडोजर चला? आपको भी सबक मिल जाएगा। उनके हत्यारों के खिलाफ उनके हत्यारे खुलेआम धमकी दे रहे हैं। उनके हत्यारों के खिलाफ जो है क्या इनकाउंटर हुआ? श्रावस्ती भी याद आता है सर, श्रावस्ती भी याद आता है, 2014 भी याद आता है। सबक तो बहुत कुछ लेने की जरूरत है सभी को। लौट रही हूँ, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए द्विवेदी जी। द्विवेदी जी कहिए, क्या कहेंगे? द्विवेदी जी, आपको मेरी ऑडियो मिल रही है सर? आपका डिवाइस म्यूट तो नहीं है सर, वो चेक कर लीजिए प्लीज। द्विवेदी जी की आवाज नहीं पहुंच रही हम तक, प्लीज चेक कीजिए। मैं लौट रही हूँ द्विवेदी जी। आशीष जी, सवाल यही है कि कई सारे लोगों ने वहां पहुंचकर भी उन तमाम तस्वीरों को अपने कैमरों में कैद किया है और सबकी अपने अपने अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, उनके आपके अपने अपने एनालिसिस हैं। कुछ का मानना है कि वो पथरीली रेतीली जगह थी, गाड़ी क्लीन मिली, प्लेट्स नहीं थी गाड़ी पर, वहां जो वॉल्स दिखाई गई वो उतनी ज़्यादा ऊंची नहीं थी, और जो एफआईआर की गई है एसटीएफ की तरफ से भी जो लिखवाया गया उसमें ये बताया गया कि पूरे तरीके से घेरा हुआ था, लेकिन घेरने जैसे वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट जो बताती है कि वहां पर घेरने जैसी स्थिति नहीं थी। तो कुछ इफ एंड बट्स हैं जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसको लेकर क्लियरिटी आना बहुत जरूरी है आशीष जी, कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या वही हुआ जो अब तक बताया जा रहा है, तस्वीर कुछ और भी है? मैम, जो आप जो पिक्चर्स आई हैं, जो वहाँ पे स्थिति थी, उस स्थिति के हिसाब से आप खुद एक मतलब हमारे आरएलडी जो बोल रहे थे, तो स्थिति भी क्लियर हो रही है। बट जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो बोला फेक इनकाउंटर है, तो कतई फेक इनकाउंटर नहीं है। इनको आरिफ जी को ये चीज स्वीकार करना चाहिए कि जैसे इन्होंने बोला गुलाम जी की मां ने, उन्होंने शव लेने से इनकार कर दिया। अगर वो कहीं भी मानवता होती, आरिफ जी बोल रहे हैं कि नहीं ये चीज वो चीज, तो ऐसा नहीं है। सरकार ने जो चीजें करी, विधिक कार्यवाही करके, निष्पक्ष करके, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये लग रहा है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को लगा कि ये फेक इनकाउंटर है, इसमें तुष्टीकरण की राजनीति, हिंदू मुस्लिम, तो इससे पहले भी जो चीजें हुई हैं या हो रही हैं, तो उसमें क्या हिंदू बहुतायत नहीं है, उसमें मुस्लिम वाला, तो ये हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति करी जा रही है वो हमारी सरकार ने, हमारी सरकार का पहले भी था सबका साथ सबका विकास, तो उसके तहत निष्पक्ष कार्रवाई हुई है। और किसी को लग रहा है कि निष्पक्ष कार्रवाई नहीं है, तो वो अपनी चीजों को सुधार कर एक बार आंकड़े चेक कर ले, आंकड़े चेक करने के बाद फिर। बिल्कुल, लेकिन जी मेरी आवाज जी आरिफ जी, मैं आप ही के पास आ रही थी, लेकिन शुरुआती दौर में जब जाति को लेकर सवाल उठा है, अब आते आते नेक्स्ट डे तक वो वर्जन्स आपकी पार्टी के चेंज हो चुके हैं। आरिफ जी जी मेरे राष्ट्रीय द्विवेदी जी आ रही हूँ, एक छोटा सा रिएक्शन ले लेती हूँ। नहीं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो टिप्पणियां की हैं वो जाति धर्म को देख करके नहीं की हैं, वो न्याय व्यवस्था को लेकर के किया है उन्होंने, कि एक ही न्याय व्यवस्था सारे अपराधियों के लिए होना चाहिए। हेमंत यादव के लिए अरे जी, समय होता तो सारे ट्वीट में पढ़ के आपको सुना देती और आपको अपनी बातों पर अफसोस होता कि आप एक चैनल पर लाइव डिबेट में आप झूठ बोल रहे हैं। आप एक चैनल पर लाइव डिबेट में कम से कम आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कहते हैं उस पर तो आप खुद से आप स्टैंड लीजिए। आप बदल रहे हैं उन्हीं बातों को, वो ट्वीट निकाल कर दिखा दूंगा अभी मैं आपको। समय मेरे पास कम है, मैं द्विवेदी जी के पास जा रही हूँ। द्विवेदी जी जल्दी से आपका रिएक्शन। जी, क्योंकि मेरा काफी वक्त निकल गया तकनीकी कारण से, मैं क्षमा चाहता हूँ आप सभी को। नमस्कार। जहाँ तक जो कार्यवाही हुई है मैं उसके साथ हूँ, और जो अखिलेश जी ने कहा है वो नितांत गलत बात कही है उन्होंने। अपराधी उनकी सरकार में पहले तो पोषित किए गए हैं, और जिस तरीके से पीटीआई के अतीक अहमद जी ने जिस तरीके से 50-60 लोगों के साथ जाके कब्जा करने की कोशिश की थी, वो सब चीजें सबके सामने हैं। जिस तरीके से सपा सरकार अपराधियों को बचाती रही, ये सभी लोग जानते हैं। इटावा के जनता पूरी अच्छी तरीके से जानती है कि हम लोग किस तरीके से यहाँ त्रस्त रहे हैं, अपराधियों को किस तरीके से यहाँ प्रश्रय मिला है, और ये सरकार काम कर रही है उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए।
लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि केवल एक जाति विशेष और एक धर्म विशेष के लोग ही क्यों इस पे हो रहे हैं। अगर आप देखें कि जितने क्षत्रिय बदमाश हैं, आप देख लीजिए, कुलदीप सिंह सेंगर जी पे 28 मुकदमे हैं, ब्रजेश सिंह जी पे 106 मुकदमे हैं, धनंजय सिंह जी पे, राजा भैया पे 31 मुकदमे हैं, डॉक्टर उदयभान सिंह पे 83 मुकदमे चलिए, हैं। आपके लिए यही कहूंगी, देर आए दुरुस्त आए, वरना 2014 के बाद जी। तो अतीक अहमद आपकी नजर के सामने भी था। उस वक्त अगर ये सारी बातें करते तो पीठ थपथपाती जनता आपकी, और शायद उस वक्त सरकार भी आपकी होती। लेकिन इस उत्तर प्रदेश की जनता ने शायद कुछ और चुना, और शायद वो जिसको चुना वो सही रास्ता भी निकला। अब वो जिसके बारे में आप कह रहे हैं ना, अब वो ही जेल में है, और बाकी जो उनके उत्तराधिकारी हो सकते थे आने वाले समय में इस खौफ को फैलाने के लिए, इस माफियागिरी को फैलाने के लिए, वो अब नेस्त नाबूद हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे। अतीक अहमद का बेटा असद, जिसका एनकाउंटर हो चुका है, उसके साथ शूटर गुलाम, उसका भी एनकाउंटर हो चुका है। गुलाम का शव लेने से मना कर दिया उसकी मां ने, लेकिन अतीक गिड़गिड़ाता रहा कि असद को आखिरी बार वो देख ले या फिर अंतिम प्रक्रिया में वो शामिल हो जाए, लेकिन वो मुमकिन ना हो सका। एक तरफ उन तमाम उत्तर प्रदेश में उन तमाम परिवारों को इस गुलाम की मां से सबक लेने की जरूरत है, और दूसरी ओर ये भी देखने की जरूरत है कि अगर गलत करेंगे तो पूरा परिवार अगर साथ भी देता है तो किस तरह से भागता फिरता है। ये सीख लेने की जरूरत है, सबक लेने की जरूरत है। तो इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में अगर योगी सरकार पर विश्वास है तो उसे कायम करने के लिए तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए एक उदाहरण पेश करने की जरूरत है, जो हुआ भी, लेकिन आगे भी इसी तरह हो। अगर बहुत सारे ऐसे कोई नाम है जो शामिल हैं और अगर उनमें सफेद पोश भी हैं तो उनको भी बेनकाब करने की जरूरत है। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।